हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं बाल विकास यानी सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि सीडीपी जो पार्ट है उसका, तो उसमें इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण, व्यक्तित्व की विधियाँ, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन साइकोलॉजी में आते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में करेंगे व्यक्तित्व को। इसमें हम पहले इसको डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगी थ्योरी के साथ विद कंटेंट, और फिर बाद में इसके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को वंदना स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व का विभिन्न वर्गीकरण। व्यक्तित्व को लेके कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है, अलग अलग वर्गीकरण दिया है, तो उससे क्वेश्चन आता है तो वो हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। व्यक्तित्व जो है किस शब्द से बना है? पर्सोना शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता ही है कि किस भाषा से लिया गया है व्यक्तित्व शब्द। तो लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस लाइन में कि व्यक्तित्व लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, और उसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है? मुखौटा। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व को लेके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, परिभाषाएं दी हुई हैं। कई बार परिभाषाओं से क्वेश्चन आता है कि एक परिभाषा, एक स्टेटमेंट लिखी हुई आती है और पूछ लिया जाता है कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो वैलेंटाइन ने दी है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन लेके आई हूँ जो कि क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आती ही हैं। वैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित गुणों का योग है। जन्मजात व अर्जित गुणों का योग है, ये किसने कहा है? ये कहा है वैलेंटाइन ने। देखिए, कोई भी टॉपिक हो, चाहे बुद्धि को लेके हो या व्यक्तित्व हो, अधिगम हो, हर एक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो हम इतनी सारी परिभाषाएं याद नहीं कर सकते, किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मतलब वो एग्ज़ाम में आती ही हैं। तो हम सारी नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ एक परिभाषाएं तो हमें याद करनी ही होती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही मैं इम्पॉर्टेंट सी परिभाषाएँ मैंने लेके आई हूँ। फिर सेकंड है वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण ही उसका व्यक्तित्व है। मतलब व्यक्ति के व्यवहार, जो व्यवहार करता है व्यक्ति, उसका समूचा गुण, मतलब सब कुछ मिला के ही उसका व्यक्तित्व होता है, उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। फिर है आरबी कैटल की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैटल ने व्यक्तित्व के शील गुण उपागम भी दिए हुए हैं, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कैटल की। कैटल ने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। मतलब व्यक्तित्व वह गुण होता है जिसके द्वारा हम फ्यूचर में भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्य के लिए, कि कोई व्यक्ति आने वाले समय में कैसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वाटसन है कि हम जो कुछ भी करते हैं, वाटसन ने कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। मतलब उन्होंने सिंपल सा कहा है कि हम कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं वो ही हमारा व्यक्तित्व है। यह किसने कहा है? ये कहा था वाटसन ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। मतलब अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने किसके आधार पर, किस तरह से, कितने भागों में वर्गीकरण दिया है व्यक्तित्व का, वो। तो ये क्वेश्चन आया था कि सबसे प्राचीन यानी सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे प्राचीन किया था हिप्पोक्रेटस ने। सबसे प्राचीन वर्गीकरण किया था हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले इन्होंने किया था, सबसे प्राचीन वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है
कितने भागों में किया था इन्होंने? 4 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया था। पहला है कफ प्रवृत्ति वाले, कफ प्रवृत्ति वाले। एक फिर है सेकंड काले पित्त वाले, फिर है पीले पित्त वाले और फिर है अधिक रुधिर वाले। ये 4 भाग हैं, कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले। देखिए कफ प्रवृत्ति वाले जो होते हैं वो मंद व निष्क्रिय होते हैं, मतलब बहुत सुस्त से, आलसी, इस तरह कह सकते हैं हम। निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जो लोग मतलब बहुत आलस करते हैं कामों में, सुस्त रहते हैं, आशावादी नहीं होते, मतलब निराशा रहते हैं, उत्सुक नहीं रहते, तो वो होते हैं कफ प्रवृत्ति वाले। फिर है काला पित्त, ये है निराशावादी, ये बिल्कुल ही निराशावादी उदासीन वाले व्यक्ति के होते हैं, बिल्कुल ही निराशावादी जो होते हैं वो होते हैं काला पित्त। फिर है पीले पित्त वाले, पीला पित्त होता है क्रोधित स्वभाव वाला, मतलब क्रोधी स्वभाव के जो होते हैं वो होते हैं पीले पित्त वाले। और फिर लास्ट है अधिक रुधिर वाले, अधिक रुधिर वाले होते हैं प्रसन्नचित्त व्यवहार के, आशावादी व्यवहार के, आशावादी व्यवहार वाले, व्यक्तित्व वाले, सबसे मिलकर रहने वाले, हंसमुख, इस टाइप के लोग होते हैं रुधिर। तो हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है, कफ प्रवृत्ति, काला पित्त, पीला पित्त और अधिक रुधिर। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है नेक्स्ट जो किया है वो है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, मतलब हमारे दृष्टिकोण के अनुसार किस तरह से वर्गीकृत करते हैं वो है। ये बहुत सिंपल है, ये सभी जानते होंगे। एक है सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से 3 प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। सतोगुणी वो होते हैं जो मतलब बहुत बिल्कुल उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, शाकाहारी टाइप के होते हैं और जो बहुत अच्छाइयाँ होते हैं, सबका अच्छा करके चलते हैं, अच्छा व्यवहार, तो अच्छे व्यक्तित्व वाले वो होते हैं सतोगुणी। फिर नेक्स्ट होता है तमोगुणी। तमोगुणी वो होते हैं जिनमें बहुत सारे बुराई, जो राक्षस दानव टाइप के लोग होते हैं, या जब पहले ज़माने में राक्षस हुआ करते तो उनको तमोगुणी कहा जाता था। और फिर है रजोगुणी। रजोगुणी होता है इन दोनों का मिक्स होता है, रजोगुणी अच्छे और बुरे दोनों का गुणों का मिक्स होता है। या कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो मनुष्य है वो रजोगुणी टाइप का है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से ये 3 प्रकार से व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद है टाइप ए और टाइप बी, फ्रेडमैन और वह रोजर्समैन। ये किसने दिया था? फ्रेडमैन व रोजर्समैन। टाइप ए, देखिए ये टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का है। एक होता है बुद्धि का ए बी या बुद्धि का आभा सिद्धांत, वो दिया था हैब ने। लेकिन अगर व्यक्तित्व में पूछा जाए कि टाइप ए और टाइप बी किसने दिया है, तो टाइप ए और टाइप बी दिया है व्यक्तित्व में फ्रेडमैन व रोजर्समैन ने। फ्रेडमैन व रोजर्समैन। टाइप ए के जो लोग होते हैं वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण में रख पाते, उनमें धैर्य की कमी होती है, क्रोधी होते हैं वो, उग्र स्वभाव, उच्च उपलब्धि वाले, मतलब उच्च उपलब्धियां प्राप्त करने के इच्छुक और कार्य के बोझ से ग्रस्त। ये होते हैं टाइप ए के, जिसमें ज़्यादातर मतलब सभी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो आप इसको नकारात्मक व्यवहार वाले भी कह सकते हैं, व्यक्तित्व वाले पर्सन। उसके बाद है टाइप बी। टाइप बी होते हैं स्थिर, तनाव व चिंता मुक्त, सामान्य उपलब्धि से जो मतलब जो कुछ भी है उनके पास उससे संतुष्ट रहने वाले, सामाजिक मतलब सामाजिक समाज में सबके साथ व्यवहार बना के चलने वाले और सकारात्मक। ये होते हैं टाइप बी के और शांत स्वभाव के। तो इस तरह हम टाइप ए को नकारात्मक और टाइप बी को सकारात्मक में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है जुंग का सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। जुंग या युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का। इन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व का सबसे पहले सामाजिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण किया था। इन्होंने बताए थे 3 टाइप के। पहला बताया था इन्होंने अंतर्मुखी, इनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं, जो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, लोगों के पास जाना, ये सब पसंद नहीं करते, जो खुद में रहने वाले हैं, पुस्तकों में रहने वाले हैं, खोने वाले, एकांत प्रिय, शीघ्र भीड़ को देख के, लोगों को देख के घबराने वाले। ठीक है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट कहते हैं इनको।
जैसे वैज्ञानिक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, अच्छे वक्त, लेकिन ये अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। मतलब ये भीड़ में लोगों को देख के ज़्यादा अच्छी तरह से बातें नहीं कर सकते, उनके सामने अपने विचार एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो होते हैं अंतर्मुखी। ठीक, इसका अपोजिट होता है बहिर्मुखी। सेकंड है बहिर्मुखी, ये इनके अपोजिट होते हैं। ये एकदम साहसी, प्राप्त, सामाजिक, लोगों में धारा प्रवाह, मतलब एकदम बोलने वाले, जैसे नेता टाइप के लोग होते हैं ना, अच्छे से बोलने वाले, ये स्टार्स जो होते हैं, अभिनेता, हास्य कलाकार, ये सब बहिर्मुखी में आते हैं। इसके बाद है उभयमुखी। उभयमुखी इन दोनों का मिक्स होता है, ये अंतर्मुखी भी हो सकते हैं और बहिर्मुखी, दोनों का मिश्रण होता है इसमें। और जो मोस्टली लोग होते हैं आज के टाइम में, वो इन्हीं में आते हैं। ये अच्छे लेखक भी हो सकते हैं और अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। मतलब ये एकांत में रह के भी काम कर सकते हैं और सबके आगे अच्छे से बात भी कर सकते हैं। बहिर्मुखी, जुंग ने सबसे पहले दिया था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी। उसके बाद है स्प्रेंगर का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। स्प्रेंगर ने दिया था व्यक्तित्व के रुचि के आधार पर वर्गीकरण दिया था स्प्रेंगर ने। इन्होंने 6 भागों में बांटा था व्यक्तित्व को। ठीक है फ्रेंड्स, स्प्रेंगर ने जो है 6 भागों में बांटा था। पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सैद्धांतिक जो सिद्धांत वाले होते हैं, जैसे लेखक, दार्शनिक, कवि, प्रकार, इस टाइप के लोग। फिर है आर्थिक। आर्थिक व्यक्तित्व होते हैं, दुकानदार हो गए, उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, ये जो लोग होते हैं ये आते हैं आर्थिक व्यक्तित्व में। फिर है सामाजिक। इन्होंने मतलब व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था रुचि के आधार पर। इंसान जिस रुचि में, जिस क्षेत्र में काम करना चाहेगा, करता है, तो उसका व्यक्तित्व उसी के अनुसार बन जाता है। फिर है सामाजिक। सामाजिक जैसे शिक्षक, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये होते हैं सामाजिक व्यक्तित्व वाले। फिर है राजनीतिक। राजनीति में भी सेम हो जाएगा, जैसे राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं ये राजनीति में आएंगे। फिर है धार्मिक व्यक्तित्व। धार्मिक में जैसे पुजारी, महात्मा, संत, ये जो पूजा पाठ करने वाले, ये लोग आते हैं। और फिर है कलात्मक। कलात्मक में जैसे कि जो कला के शौकीन होते हैं, जो जैसे चित्रकार है, मूर्तिकार है, कोई भी कलाकार है, तो वो आते हैं कलाकार में। तो स्प्रेंगर ने रुचि, इंसान की रुचि के आधार पर उसको 6 भागों में बांटा था। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व और सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व। फिर है क्रैशमर का शारीरिक बनावट के आधार पर। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रैशमर का शारीरिक बनावट के आधार पर, एक शेल्डन का। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि क्रैशमर का और शेल्डन का वर्गीकरण। इसमें क्या होगा कि आपको क्रैशमर का नाम देके पूछ लिया जाएगा, क्रैशमर के आधार पर कौन सा क्रैशमर ने वर्गीकरण दिया है। तो 3 ऑप्शन आपको क्रैशमर के दे दिए जाएंगे और 1 ऑप्शन आपको अलग दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो क्रैशमर ने सबसे पहले दिया था एथलेटिक, खिलाड़ी का है या सुडौल का है। इसमें टाइप के जो हैं, एक ही टाइप के कई नाम दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि पहला है एथलेटिक, खिलाड़ी का है, सुडौल का है। एथलेटिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि खिलाड़ी टाइप के जो होते हैं, जो आशावादी होते हैं, दृढ़ निश्चय, जो समाज सबसे समायोजन का एडजस्टमेंट करके चलते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। और ना ही ये लोग ना बहुत अधिक लंबे और ना अधिक बहुत मोटे, ना बहुत छोटे और ना ही पतले होते हैं, मतलब ठीक होते हैं, मीडियम में। तो ये होता है खिलाड़ी। ये हमें इनके नाम याद रखने हैं स्पेशली, कि पूछा जाता है कि खिलाड़ी एथलेटिक या सुडौल का है, किसका वर्गीकरण है, तो क्रैशमर का। सेकंड है लंबकाय, लैप्टोसोमेटिक, एस्थेनिक। ये इनके नाम हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने होते हैं। लंबकाय, लैप्टोसोमेटिक और एस्थेनिक। तो ये क्रैशमर के वर्गीकरण है। ये होते हैं जो निराशावादी होते हैं, मतलब बहुत निराशावादी लोग होते हैं, असमायोजित होते हैं, असामाजिक, एकांत प्रिय, कल्पनावादी और ना ही बहुत अधिक पतले दुबले, मतलब ठीक होते हैं, बट ये निराशावादी टाइप के होते हैं। फिर नेक्स्ट है गोलाकाय। गोलाकाय स्थूल, जो गोल मटोल से होते हैं, छोटे नाटे टाइप के लोग, और इनको पिकनिक या नाटा भी बोलते हैं, पिकनिक या नाटा।
छोटे मोटे गोल मटोल से और खाने पीने के बहुत शौकीन, सबसे मिलनसार, आराम प्रिय और सामाजिक, ये जो होते हैं थर्ड, ये क्रैशमर का वर्गीकरण है। फोर्थ है विशालकाय एंड डिस्प्लास्टिक। ये जो है विशालकाय और डिस्प्लास्टिक, ये इन सब का मिश्रण है। ऊपर के जो तीनों रूप बताए हैं उन सभी का इसमें मिश्रण पाया जाता है, और ये जो शरीर से बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं, हैवी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्रैशमर ने 4 प्रकार का वर्गीकरण दिया है। एक है एथलेटिक, एथलेटिक को ही खिलाड़ी का है या सुडौल का कहते हैं। सेकंड है लंबकाय, लैप्टोसोमेटिक या एस्थेनिक। थर्ड है गोलाकाय, स्थूलकाय या पिकनिक या नाटा टाइप का। और फोर्थ है जो इन सब का मिश्रण है, विशालकाय और डिस्प्लास्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रैशमर ने 4 प्रकार से वर्गीकरण दिया है। अब नेक्स्ट है इस तरह शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने भी यही शरीर के आधार पर और स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण दिया है। 3 प्रकार से वर्गीकरण दिया है शेल्डन ने। पहला है गोलाकार। देखिए गोलाकार तो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि गोलाकार तो क्रैशमर ने भी दिया था, लेकिन इन्होंने थोड़े नाम चेंज किए हैं। सिर्फ सेम है, दोनों की जो विशेषताएं हैं वो सेम है, क्रैशमर और शेल्डन की, लेकिन नाम चेंज किए हैं। इसमें जो है गोलाकार, गोलाकार को ये क्रैशमर ने कहा है स्थूलकाय या पिकनिक। ठीक है, और शेल्डन ने कहा है गोलाकार को एंडोमॉर्फिक और विस्रोटोनिया। ये क्या होते हैं, नाटे होते हैं, छोटे थोड़े मोटे टाइप के, आराम प्रिय, सामाजिक, हंसमुख, आशावादी। मतलब विशेषताएं बिल्कुल सेम है। शेल्डन और जो क्रैशमर का वर्गीकरण है उसमें सिर्फ नाम का अंतर हो जाता है कि शेल्डन ने कुछ और नाम दिया है इन्हें वर्गीकरण करते समय, और क्रैशमर ने कुछ और नाम दिया है। तो शेल्डन ने दिया है एंडोमॉर्फिक, विस्ट्रोटोनिया या गोलाकार। नेक्स्ट है आयताकार। आयताकार को क्या नाम दिया है इन्होंने, मीजोमॉर्फिक दिया है या सोमेटोटोनिया। शेल्डन का वर्गीकरण है आयताकार, इसने दिया है मीजोमॉर्फिक या सोमेटोटोनिया। ये उत्साह, बहादुर, आक्रामक, निडर और आशावादी होते हैं। फिर नेक्स्ट है लंबकाय। थर्ड है शेल्डन का लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक, सेरोटोनिया। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक, सेरोटोनिया, ये नाम है एक्टोमॉर्फिक और सेरोटोनिया। ये शेल्डन का थर्ड है। ये क्या होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, दुबले पतले, निराशावादी और लज्जाशील टाइप के लोग होते हैं। तो ये था शेल्डन और क्रैशमर का वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है कैटल ने, आर.बी. कैटल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है आर.बी. कैटल ने दिया है। और उन्होंने इसमें क्या बताया, 16 प्रधान शील गुण बताए हैं। 16 प्रधान शील गुण बताए हैं। कितने टाइप के बताए हैं, 2 बताए हैं, सतही शील गुण और मूल व्यक्तित्व शील गुण। कैटल ने 16 शील गुण दिए हैं और इसमें 2 बताए हैं। पहला बताया है सतही शील गुण और दूसरा बताया है मूल या व्यक्तित्व शील गुण। सतही शील गुण वो होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो सभी में पाए जाते हैं, जैसे प्रतिदिन के उसमें होते हैं, हंसना, प्रसन्न रहना, परोपकार करना, ये जो नॉर्मल होते हैं ये सभी में होते हैं सतही शील गुण। मूल शील गुण होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं ये, और ये जो है अभिव्यक्त नहीं किया जा सकती। तो टोटल उन्होंने कैटल ने कितने बताए, 16 शील गुण। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 16 शील गुण की प्रश्नावली जो है ये किसने दी है, व्यक्तित्व मापन के लिए 16 शील गुणों की 16 कारक की प्रश्नावली। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 16 कारक की प्रश्नावली किसने दी है, 16 कारक की प्रश्नावली या 16 कारक की व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी हुई है कैटल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इसके व्यक्तित्व के जो हैं विभिन्न वर्गीकरण दिए थे, और इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं हम, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहता है, आपको पढ़ के समझ में आएगी आपको डेफिनेशन कि जो व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, शून्यमुखी या अभयमुखी। तो जो व्यक्ति अकेले में विश्वास रखता है, अकेले में रहना पसंद करता है, तो वो कहलाता है अंतर्मुखी। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है लैटिन भाषा का में पर्सोना का क्या अर्थ है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ है, व्यक्ति, मुखौटा, व्यक्तिगत या पूर्ण रूप से।
तो लैटिन भाषा में देखिए ये क्वेश्चन है कि एक तो पर्सनैलिटी शब्द लिया कहाँ से गया है, तो लैटिन से लिया गया है। और लैटिन में किस शब्द से लिया गया है, तो पर्सोना से लिया गया है। इसमें दिया हुआ है पर्सोना से दिया हुआ है। तो लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है, देखिए फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। फिर है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, संदेही, शंकालु, एकांत प्रिय वाले होते हैं, समूह का नेतृत्व करने वाले होते हैं, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले, या दूसरों के साथ मिलकर हंसी मजाक खुश रहने वाले। तो ये आप अंतर्मुखी से ही समझ जाओगे कि अंतर्मुखी कैसे होते हैं, संदेही, शंकालु और एकांत प्रिय रहने वाले ही अंतर्मुखी की विशेषताएं होती हैं। फिर है वांछित व्यक्ति किसका होता है। वांछित मतलब बिल्कुल सही व्यक्तित्व किसका होता है, अंतर्मुखी का, बहिर्मुखी का, संवेगी स्थिर का, मनमर्जी वालों का। तो जो अंतर्मुखी वांछित व्यक्तित्व होता है वो होता है संवेगीय स्थिर। संवेगीय स्थिर का मतलब होता है, संवेग माने भावनाएं, जो अपनी भावनाओं को स्थिर मतलब कंट्रोल कर सके, नियंत्रण में रख सके, उन पर काबू पा सके, तो वही उसका व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व वांछित होगा, मतलब सही होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले किसने विभाजित किया था। मतलब सबसे पहले व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी भागों में किसने डिवाइड किया था, तो सबसे पहले किसने किया था, शेल्डन ने, युंग ने, रोजर ने या क्रैशमर ने। तो ये अभी मैंने पढ़ाया, इसमें सबसे पहले किया था युंग ने। युंग के बाद ये आइजैक ने भी किया है उसमें कुछ और ऐड करके, लेकिन सबसे पहले जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में युंग ने ही इनको डिवाइड किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। मतलब ये पूछा गया कि ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मानव व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है, या मानव व्यक्तित्व किससे प्रभावित होता है। पालन पोषण शिक्षा से, केवल वातावरण से, केवल आनुवांशिकता से, आनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया से। तो जब भी केवल वर्ड आए ना किसी वर्ड को लेके, तो वो आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वातावरण। व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व प्रभाव पड़ता है वो वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का ही परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है, ये पूछा गया कि व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन क्या है। पर्यावरण के साथ समायोजन करता है वो, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या उपरोक्त सभी के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है उपरोक्त सभी के साथ समायोजन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही व्यक्तित्व के बारे में। अभी व्यक्तित्व का और भी टॉपिक रह गया है, इसकी विधियाँ रह गई हैं, इसके व्यक्तित्व प्रभाव रह गया है, तो फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें इसे हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू।